हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं ईओआरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉडल नंबर 7 की, यानी कि टेस्ट नंबर 7 की आज बात करेंगे, जिसमें अपन ने अध्याय 12 की धारा 261 से 297, यानी कि आज अपना अध्याय 12 कंप्लीट हो जाएगा। पिछले में अपन ने बात की थी 200 से 260 तक। ठीक है, तो इसमें भी अपन ने 40 प्रश्न रखे हैं और इसका भी लाइव टेस्ट आप दे सकते हैं। ऐप पर जाकर ऐप को ओपन करना है। ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को ओपन करना, ओपन करते ही आपके सामने 3 सेक्शन आएंगे, नोट्स का, वीडियोस का और टेस्ट का। टेस्ट वाले पे जाएंगे तो वहाँ ईओआरओ का ऑप्शन मिलेगा। ईओआरओ पे आपको क्लिक करना है तो वहाँ पर 10 टेस्ट है वो ओपन हो जाएंगे। तो सभी टेस्ट का आप लाइव टेस्ट दीजिए, पहले अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और उसके बाद में यहाँ आकर आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो ये काम आपको करना है। ठीक है, आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखिएगा, जरूर आपका रिवीजन हो जाएगा कंप्लीटली, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपके एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा उसका भी एनालिसिस हो जाएगा। हर तरह के प्रश्न मैंने यहाँ पर कवर किए हैं जो आपके बन सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है वो सब यहाँ पर कवर किए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 261 किससे संबंधित है? धारा 261 की बात कर रहा है और 261 के अनुसार आपको बताना है कि नगर पालिका क्षेत्र में नहाने, कपड़े धोने और जानवरों के लिए पानी पीने आदि की सार्वजनिक स्थान की पृथक से व्यवस्था कौन करेगा, ये आपको बताना है। पृथक से यानी कि अलग से इसकी व्यवस्था कौन करने वाला है, ये आपको बताना है। तो धारा 261 की अगर बात करें तो उसमें नहाने के स्थानों का उल्लेख है। धारा 261 में किसका उल्लेख है? नहाने के स्थानों का उल्लेख किया गया है और इसके लिए पृथक से व्यवस्था कौन करेगा? तो नगर पालिका करेगी। नगर पालिका से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो कौन करेगा भाई? नगर पालिका करेगी। इसका समय समय पर, टाइम टाइम पर क्या है, निरीक्षण भी करेगी। ये सब किसका काम है? ये नगर पालिका का काम है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका के किसी जल निकाय को प्रदूषित करने और प्रदूषित होने वाली संभावना वाला कोई कार्य करता है तो उस पर किस धारा के तहत 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना दंडित किया जा सकता है? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी धारा आपके यहाँ पर लगने वाली है। पिछले में क्या पूछ रहा था? पिछले में धारा दे रखी थी और पूछ रहा था कौन व्यवस्था करेगा। अब की बार पूछ रहा है कि कौन सी धारा यहाँ पर लगेगी। तो आपको ध्यान में रखना है धारा 262। कौन सी धारा? 262 ध्यान में रखनी है। ए ऑप्शन। 262 में क्या लिखा गया है? कलुषित जल। कलुषित जल लिखा गया है। ठीक है, उसकी हेडिंग में। तो कलुषित जल का मतलब है कोई भी जल स्रोत है उसका जो गंदा करने का काम करता है, उसको प्रदूषित करता है या कोई न्यूसेंस क्रिएट करता है, तो उस व्यक्ति पर 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना दंडित किया जाएगा। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, इसी स्क्रीन पर आपको शो कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 263 के तहत किसकी लिखित अनुमति के बिना कोई नया तालाब या जलाशय नहीं बनाया जाए। यानी कि नया जल स्रोत आपको बनाना है, वो स्टोरेज के लिए बनाना है, तो उसके लिए धारा 263 के तहत किसकी लिखित अनुमति चाहिए, किसकी लिखित अनुमति लेनी होगी। तो यहाँ पर नगर पालिका के अंदर कोई काम हो रहा है तो नगर पालिका की लिखित अनुमति लेनी होगी और नगर पालिका की लिखित अनुमति के बिना कोई जल स्रोत नहीं, जलाशय वगैरह नहीं बनाया जा सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धारा 263 की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या लिखा गया है कि नगर पालिका की लिखित अनुमति के बिना कोई नया तालाब या जलाशय नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, धारा
263 की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो कि नगर पालिका क्षेत्र में जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खेती, खाद या भूमि सिंचाई आदि की रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जा सकती है? कौन तैयार करेगा? तो अपन अगर बात करें किसकी, धारा 264 की, किसकी बात करें, धारा 264 की बात करें तो धारा 264 में क्या लिखा गया है? धारा 264 में लिखा गया है कि कतिपय प्रकार की खेती का नियमन और प्रतिषेध। क्या लिखा गया है? खेती का नियमन और प्रतिषेध। प्रतिषेध किस चीज पर? जिससे न्यूसेंस क्रिएट होता हो। तो इसकी रिपोर्ट कौन तैयार कर सकता है? चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का निदेशक तैयार कर सकता है, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कर सकता है और स्थानीय चिकित्सा अधिकारी भी इसकी रिपोर्ट तैयार कर सकता है। नगरपालिका सीमा के भीतर कोई खेती या खाद के उपयोग या भूमि की सिंचाई जिससे क्या हो, जनता के लिए हानिकारक हो, उसकी रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। और नगरपालिका राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से इस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। ऐसी खेती या ऐसी खाद के प्रयोग पर, ऐसी सिंचाई पर प्रतिबंध लगा सकती हैं, लेकिन राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से। कौन लगा सकता है? नगरपालिका। तो यहाँ पर रिपोर्ट तो ये तीनों ही लोग तैयार कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धारा 264 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्ण खेल खेलता है, क्या करता है? उपेक्षापूर्ण खेल खेलता है जिससे वहां के निवासियों को खतरा उत्पन्न होता है, तो उस व्यक्ति पर अधिनियम की किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? तो देखिए, अगर बात करें धारा 266 की, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? क्षोभकारी खेल खेलना। क्षोभकारी खेल खेलना, क्षोभकारी खेल खेलना यानी कि जैसे कोई पतंग उड़ाता है जिसमें चाइनीज मांझे का प्रयोग हो रहा है तो जनता के लिए हानिकारक है, खतरा है। पटाखे छोड़ते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। अग्नि गुब्बारे छोड़ते हैं जिससे आग लगने का खतरा होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है प्रकार के खेल हैं जिनसे निवासियों को क्या होता है, खतरा उत्पन्न होता है वहां के लोगों को। तो उस व्यक्ति पर 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना दंडित किया जा सकता है। और इसका उल्लेख किस धारा में है? तो इसका उल्लेख है धारा 266 यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 5th में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब की बार प्रश्न है आपको कथन वाला, तो इसमें आपको सही कथनों की पहचान करनी है। कौन से सही कथनों की पहचान करनी है? तो कौन से सही कथन है? देखिए, नगर पालिका सीमा में कोई व्यक्ति भट्टी जलाता है और उससे धुआं निकलता है तो व्यक्ति उसे खत्म करने के लिए उत्तरदायी होगा। क्या करता है? कोई भट्टी जलाता है और उससे धुआं निकलता है तो खत्म करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसका उल्लेख है धारा 268 में। ठीक बात। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार ये प्रावधान है उसका उल्लंघन दोबारा करता है, देखो पहली बार करता है तो अलग बात है, दोबारा करता है तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना दंडनीय होगा। तो यहाँ पर 2000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक, 2000 सिर्फ 2000 का नहीं है, 2000 से लेकर 5000 रुपए तक। और पहली बार उल्लंघन करता है तो 1000 रुपए से 2000 रुपए तक, दूसरी बार 2000 से 5000। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ यातायात के साधन हैं जिनसे धुआं निकलता है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होता है, धारा 268 वाला। तो यहाँ पर देखो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे में थोड़ा लोचा है। तो सिर्फ 2000 लिखा है तो 2000 से 5000 होगा, तो केवल एक आपका आंसर हो जाएगा सही कथन है। आ रही बात समझ में? आगे बढ़े। ये देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने। 7वां प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। नगर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवसायों के लिए लाइसेंस लेना होगा। निर्धारित व्यवसायों के लिए क्या लेना होगा? लाइसेंस लेना होगा। और बिना लाइसेंस के कार्य करने पर 100 रुपए से 200 रुपए तक का जुर्माना होगा। तो ये आपके 100 रुपए से 200 रुपए तक नहीं होगा,
ये 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना होगा। फिर है नगर पालिका लाइसेंस रद्द कर सकती है। लाइसेंस रद्द कर सकती हैं जिसके विरुद्ध 20 दिन में कलेक्टर को अपील की जा सकती है। तो यहाँ गलत है और एक यहाँ गलत है। ये कितना होगा, 1000 से 2000 रुपये होगा। और नगर पालिका लाइसेंस रद्द तो कर सकती है लेकिन अपील है वो 30 दिन में की जा सकती है। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत उल्लेखित है, तो ये है धारा 269 में। बाजारों, वधशालाओं और कतिपय कारोबार के लिए लाइसेंस लेना इस धारा में उल्लेखित है, 269 में है। तो दोनों ही कथन गलत हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही। 1 और 2 दोनों क्या है, सही नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत नगरपालिका सार्वजनिक बाजारों और वधशालाओं को खोल सकेगी, बंद कर सकेगी या किराए पर दे सकेगी? तो साथियों, अगर बात करें धारा 270 की, 270 में ये उल्लेखित है, साफ साफ लिखा है कि बाजारों, वधशालाओं का खोला जाना, बंद किया जाना और किराए पर दिया जाना, ये सब काम कौन कर सकेगा, नगर पालिका कर सकती है। और किस धारा के तहत, धारा 270 के तहत। बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, सही कथन आपको पहचानना है। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की मंजूरी से नगरपालिका सीमाओं के बाहर वधशालाएं या पशुओं के शवों का निवर्तन करने का स्थान तय कर सकेगी। बिल्कुल, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की मंजूरी मिलने के बाद ये काम किया जा सकता है। और किस धारा के तहत, तो ये आपके धारा 271 के तहत, धारा 271 के तहत नई वधशालाओं का नगरपालिका सीमाओं के बाहर वधशालाओं का उल्लेख किया गया है। और इस प्रकार के स्थान को नगरपालिका की सीमाओं के भीतर माना जाएगा। नगरपालिका सीमा में स्थित नहीं है लेकिन राज्य सरकार के व्यक्ति ने मंजूरी दे दी है, एक तरह से राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है और नगरपालिका ने स्थान तय कर लिया है, तो फिर वो नगरपालिका का ही माना जाएगा वो स्थान। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 9th में। ओके, आगे बढ़े। अब आपके सामने है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कहता है कि सही कथन पहचानना। फिर से धारा 272 में नई वधशालाओं के खोले जाने के प्रावधानों का उल्लेख है, तो ये बिल्कुल सही बात है। नई वधशालाओं के खोले जाने के प्रावधानों का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। 272 में राज्य सरकार नई वधशालाओं की स्थापना करते समय या अनुमति देते समय सार्वजनिक सुविधा और जन साधारण की राय को ध्यान में रखेगी। तो ये भी ये ध्यान रखना है, नगर पालिकाओं की वधशालाओं की स्थापना करने की उल्लेख 272 में है। और यहाँ पर लिखा है कि राज्य सरकार नहीं आएगा, यहाँ पर अनुमति कौन दे रहा है, नगर पालिका दे रही है। तो नगर पालिका है, ये सब काम करेगी, राज्य सरकार यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा नगर पालिका। तो नगर पालिका नई वधशालाओं की स्थापना करते समय या फिर अनुमति देते समय सार्वजनिक सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगी। तो पहला तो सही है, दूसरा कथन गलत हो गया, तो केवल ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा सही नहीं है। पहला है कि प्रत्येक नगर पालिका धारा 273 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत खतरनाक बीमारियों को रोकने का प्रयास करेगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि किसी स्थान पर कोई खतरनाक रोग होने की रिपोर्ट हो या संदेह विद्यमान हो तो प्राधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान की जाएगी। ये भी सही बात है। जैसे कोरोना वगैरह में होता था ना, एक स्पॉट तय हो जाता था कि यहाँ पर कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, तो वहाँ पर किसी अधिकृत व्यक्ति को अधिकृत किया जाता था निरीक्षण करने के लिए। तो वही बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और खतरनाक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था नगरपालिका की होगी और उन्हें समय समय पर रोगाणु रहित किया जाएगा, यानी कि सैनिटाइज उसको किया जाएगा, जिससे
रोगाणु ना रहे उसके अंदर, तो सी ऑप्शन भी सही है। फिर है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 273 का उल्लंघन करता है, क्या करता है, धारा 273 के प्रावधानों की अवज्ञा करता है, तो उस पर 1000 रुपए से 1500 रुपए तक का जुर्माना दंडनीय होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 1000 रुपए से 1500 रुपए नहीं, यहाँ पर है 2000 रुपए से 5000 रुपए तक जुर्माना दंडित होगा, 2000 से 5000। तो डी ऑप्शन बाकी तो ठीक है, डी ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। ओके, बढ़े आगे। तो ये देखिए 12वां प्रश्न, कौन से कथन सही है? कोई भवन या ब्लॉक जो पहले से विद्यमान है, निर्माणाधीन है, नगर पालिका की राय में जोखिम की संभावना है, तो वहां लिखित नोटिस चिपका कर उसे गिराया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है कि यदि कोई भवन नियमों के अनुरूप बनाया गया हो तो भवन मालिक को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो बिल्कुल दोनों ही कथन सही है। 12 में तो दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सही है। और किस धारा के तहत है, तो ये धारा में किस धारा में उल्लेखित है, 274 में। कौन सी में? धारा 274 में, 274 में। तो दोनों ही बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से सही कथन आपको पहचानना है। धारा 276 तहत नगर पालिका की लिखित अनुमति के बिना कोई नया कब्रिस्तान नहीं बनाया जाएगा। इसमें लिखा है कि नगर पालिका की लिखित अनुमति के बिना कोई नया कब्रिस्तान नहीं बनाया जाएगा, धारा 276 में। तो बिल्कुल सही बात है। यदि कोई शमशान या कब्रिस्तान के बाहर भूमि पर शव जलाता है या दफनाता है तो उस व्यक्ति पर 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना दंडित किया जाएगा। ये 500 से 1000 नहीं होगा, 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना दंडित किया जा सकेगा। तो केवल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। सही कथन पूछा है तो 13 नंबर में आपका ए ऑप्शन है, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन से कथन सही है। फिर से कथन वाले प्रश्न। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 277 तहत नगर पालिका सार्वजनिक नोटिस से शवों को ले जाने का मार्ग निर्धारण कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, ये धारा 277 में लिखा हुआ है, शवों को ले जाने का विनियमन। ठीक है। यदि कोई उक्त प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उस पर 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। बिल्कुल दोनों ही कथन सही है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, ध्यान रखना। हर एक धारा मैं आपको कवर करवा रहा हूं यहाँ पे। अगर आपको ये क्लास लगे ना कि हाँ कुछ सीखने को मिला है, रिवीजन हुआ है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब देखिए आपके सामने है 15 नंबर प्रश्न कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों के लिए लाइसेंस देने की शक्ति नगर पालिका की होगी। बिल्कुल सही है। और ये किस में लिखा है, तो ये लिखा है धारा 278 में। किसमें? धारा 278 में लिखा है। ठीक बात। अगला है कि नगर पालिका शवों को जलाने के लिए अपेक्षित ईंधन की समय समय पर दरों की मापन कर सकेगी। ठीक है, ये भी नगर पालिका कर सकेगी। तीसरा है कि प्राधिकृत व्यक्ति के सिवाय कोई भी व्यक्ति ईंधन या सामान शमशान के 100 मीटर के भीतर विक्रय नहीं कर सकेगा। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, कोई भी व्यक्ति है ईंधन या सामान शमशान के 300 मीटर के भीतर विक्रय नहीं कर सकेगा। कितने मीटर? 300 मीटर के भीतर। ये 300 होगा, दोबारा लिख देता हूं, 300। ठीक है, ये 100 नहीं होगा यहां पर। तो सी कथन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग ही पूछा था तो सी आपका आंसर हो गया। आगे बढ़े।
तो देखिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 279 के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। 279 में क्या है? शवों को दफन करवाने या जलाने की शक्ति का उल्लेख है। तो नगरपालिका को शवों को दफनाने और जलाने की क्या होगी? शक्ति होगी। जिसका कोई नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। मृतक के धार्मिक संस्कारों के अनुसार ही अंतिम, यानी कि मृतक जिस धर्म से बिलोंग करता है उसी धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है। मृतक व्यक्ति के शव को दफन कराने या दफनाने या जलाने में हुए व्यय की वसूली मृतक की संपत्ति से बकाया ऋण के रूप में वसूल की जा सकती है। तो बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। तो यहां पर उपयुक्त तो सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 16 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, सही कथन पहचानना। फिर से, नगरपालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों को 24 घंटे के भीतर हटाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल सही बात है। धारा 280 की बात कर रहे हैं और धारा 280 में लिखा हुआ है कि नगरपालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों को हटाया जाना। तो हटाने की व्यवस्था 24 घंटे के भीतर करनी होगी मरने के बाद। और नगरपालिका क्षेत्र में 2 किलोमीटर के बाहर किसी स्थान पर शव को दफनाया जाएगा। नगरपालिका क्षेत्र में 2 किलोमीटर बाहर दफनाया जाएगा। तो ये कथन भी सही है, दोनों ही 280 के प्रावधान है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़े आगे। धारा 282 के संदर्भ में बताओ। धारा 282 के संदर्भ में बताइए। तो 282 की बात करें तो नगरपालिका न्यूसेंस होने की संभावना वाले, नगरपालिका क्या करेगी? न्यूसेंस होने की संभावना वाले जो अस्वास्थ्यकर उद्योग हैं उनको बिना लिखित नोटिस देकर बंद करा सकती है। लिखित नोटिस देकर बंद कराएगी, बिना लिखित नोटिस कैसे बंद कराएगी? सही कथन पूछा है तो ये तो गलत है। लिखित नोटिस देकर बंद करवाया जाएगा, बिना लिखित नोटिस नहीं आएगा। ये धारा 282 में प्रावधान है। यदि वह कुटीर उद्योग के रूप में संचालित है तो नगरपालिका जब तक उन्हें अन्यत्र स्थान न दे दे तब तक वह चलता रहेगा। जैसे कोई भी मान लो खतरनाक उद्योग तो है लेकिन वो कुटीर उद्योग के रूप में संचालित है तो नगरपालिका तुरंत उसको बंद नहीं करा सकती, उसके लिए नगरपालिका को दूसरी जगह देनी पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरा तो बिल्कुल सही है लेकिन पहला गलत है। तो केवल बी आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, केवल 2। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे 19वां प्रश्न है कि धारा 281 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित है और संक्रमण प्रसार की संभावना वाला कोई कार्य करता है, जैसे भीड़ भाड़ में चला जाता है, खुद रोगी है, कोई पार्टी वगैरह में भाग लेता है, तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? 281 की बात कर रहे हैं। तो 281 में उल्लेखित है कि उस पर 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना दंडनीय होगा, ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। तो 20वां प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की किस धारा के तहत मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी के लिए सायरन के उपयोग की मंजूरी दी जा सकेगी? तो मजदूरों को बुलाने और उनकी छुट्टी के लिए सायरन के उपयोग, इसका उल्लेख है धारा 283 में। इसमें धारा 283 में उल्लेखित है 283। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी लाइसेंस या शर्तों के उल्लंघन करके ऐसे सायरन का उपयोग करता है तो उस पर 2000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, नगरपालिका ये अनुमति दे सकती है और नोटिस देकर, 1 महीने का नोटिस देकर ये अनुमति वापस भी ले सकती है।
तो मजदूरों के लिए सायरन का प्रयोग धारा 283। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 284 के संदर्भ में सही कथन पहचानिए। तो नोटिस आदि की तामील करना ये इसमें उल्लेखित है धारा 284 में। जिस व्यक्ति को नोटिस संबोधित किया गया है उसे ही नोटिस सौंपा जाए, बिल्कुल सही बात है। यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसके घर के वयस्क पुरुष सदस्य या नौकर को नोटिस दिया जाए, ये भी ठीक है। यदि ऐसा व्यक्ति नगर पालिका क्षेत्र में नहीं रहता है तो डाक के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा। तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, तीनों ही कथन बिल्कुल क्या है, सही है। तो आपका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, 1, 2 और 3 सभी। बढ़े आगे। यदि कोई व्यक्ति धारा 284 के तहत दिए गए नोटिस की अनुपालना में विफल रहता है तो धारा 285 के तहत उस पर क्या सजा का प्रावधान है। तो भाई धारा 284 में है कि नोटिस तामील करवाना, कैसे देना है नोटिस, और धारा 285 में है कि अगर वो नोटिस की अनुपालना नहीं करता है तो सजा क्या होगी, अवज्ञा पर। तो देखिए धारा 284 की बात अपन कर चुके। 85 की अगर बात करें तो 85 में कहा गया है कि नोटिस की अनुपालना करने में कोई व्यक्ति विफल रहता है तो उस पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। कितने रुपए तक का, 2000 रुपए तक का। तो 2000 तो ए ऑप्शन हो गया। फिर लिखा है कि उल्लंघन अगर वो जारी रखता है तो 50 रुपए पर डे, 50 रुपए पर डे के हिसाब से उस पर अतिरिक्त पेनल्टी वसूली जाएगी। ठीक बात। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। आगे बढ़े। अगला है राजस्थान नगर पालिका की धारा 286 की बात की जा रही है। सार्वजनिक नोटिस का उल्लेख है इसमें। किसका उल्लेख है, सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा का उल्लेख है। अगर कोई सार्वजनिक नोटिस की पालना नहीं करता है तो उस पर 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला कथन। इस धारा का उल्लंघन जारी रखने पर प्रतिदिन 50 रुपए से 100 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 23 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23 में आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो दो प्रश्न एक साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और अपन इसको बिना स्क्रॉल किए यहीं पर करेंगे दोनों को। नगर पालिका किस धारा के तहत स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी, उसका व्यय वसूल कर सकेगी। तो धारा 200 कौन सी आएगी, तो धारा 287 में लिखा है कि स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर नगर पालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका व्यय भी वसूल कर सकेगी। 287 डी ऑप्शन आपका आंसर होगा 24 में। और 25 में देखो, यदि नगरपालिका किसी व्यक्ति के साथ जल निकासी के लिए समझौता करती है तो इस संबंध में वसूली की जा सकती है। यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो कितना प्रतिशत ब्याज जोड़ा जा सकता है। तो देखिए नगरपालिका, ये भी धारा 287 का ही प्रावधान है, 287 का ही है। 287 में कहा गया है कि यदि नगरपालिका किसी व्यक्ति के साथ जल निकासी के लिए समझौता करती है तो वो वसूली की जा सकती है। यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो 15% ब्याज भी जोड़ा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, 15% ब्याज जोड़ा जा सकता है। बढ़े आगे। अगला प्रश्न देखो,
इस बार भी दोनों प्रश्न करेंगे बिना स्क्रॉल किए। स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर अधिभोगी संक्रम निष्पादित कर सकेगा और किराए में से व्यय काट सकेगा। इसका उल्लेख किस धारा में है? तो किराए में से व्यय काटे जाने का उल्लेख है धारा 288। ये देखो धाराएं कुछ हैं, वो आपको देखनी पड़ेगी, बिना देखे याद नहीं हो सकती ये। तो इसमें है कि किसी कार्य को अगर, जैसे किसी कार्य को भवन अथवा भूमि का अधिभोगी, जिसका वो अधिभोगी का मतलब जो उपयोग कर रहा है, नगर पालिका का अनुमोदन से निष्पादित करवा सकेगा और उसका व्यय उसे स्वामी द्वारा संदत किया जाएगा, अतः उसकी रकम ऐसे स्वामी को देय होने वाले किराए में से काटी जा सके। यानी मान लो कोई व्यक्ति है, किसी घर में रह रहा है, किराए पर वो रह रहा है, तो उस भवन में जो कुछ भी कार्य करवाएगा तो वो उस किराए में से कम करके फिर मालिक को किराया देगा, है ना। तो इसका उल्लेख धारा 288 में किया गया है। फिर है कि कार्रवाइयां यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है तो उल्लेख राजस्थान की किस धारा में किया गया है? राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट RMA की किस धारा में किया गया? तो कार्रवाइयां जिसका अधिभोगी विरोध करता है तो उसको मजिस्ट्रेट द्वारा स्वामी से या अधिभोगी से वसूली का आदेश दिया जा सकता है, और 8 दिन की समाप्ति के बाद भी अगर भुगतान नहीं होता है तो 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो ऐसा उल्लेखित है धारा 289 में। इसमें 289 में, ठीक है, ध्यान रखना। 289। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा कथन सही है। 289 का ही है। 289 के तहत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वामी से अधिभोगी का वसूली का आदेश दिया जा सकेगा। तो यही मैंने अभी आपको बताया कि मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, वसूली का आदेश दे सकता है, ये ध्यान रखना। फिर है 8 दिन की अवधि। समयावधि कितनी? 8 दिन की। 8 दिन की समयावधि के बाद अगर कोई भुगतान नहीं कर पाता है तो उस पर 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 में कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए कि किस धारा में नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने की शास्ति का उल्लेख है? नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्ति है कोई, वो अपना काम कर रहे हैं, उस काम में कोई बाधा डालने का काम करता है तो इसका उल्लेख किस में है? बाधा डालता है तो उस पर 2000 से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। पुलिस ऐसे अपराधी को गिरफ्तार भी कर सकेगी। तो ऐसा उल्लेखित किस धारा में है? तो ये धारा 290 में उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है? ये अधिनियम नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए शास्ति। ठीक है, ये हेडिंग साफ साफ लिखी हुई है। बढ़े आगे। 30 नंबर प्रश्न है कि जो कोई, सही कथन देख लो, सही कथन है, ठीक है। जो कोई नगर पालिका द्वारा नियोजित या उसके साथ संविदा पर रखे गए किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालना में अथवा संविदा पूरा करने में बाधा डालता है तो न्यूनतम 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। ये कथन बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? उसमें लिखा है कि 2000 से 5000। ठीक है, ये न्यूनतम तो 2000 होगा, 5000 थोड़ी होगा। फिर है पुलिस अधिकारी को ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने की शक्ति होगी, ये सही है। तो 30 में आपका आंसर क्या आएगा? ये केवल और केवल क्या आएगा? बी आएगा, केवल 2। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, यदि कोई राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान न हो तो जुर्माना, प्रावधान हो, क्या है ये? सजा का प्रावधान न हो तो
अच्छा, मान लो, देखिए इसको समझ लीजिए, कोई भी धारा है, कोई प्रावधान है, किया गया है नगरपालिका एक्ट के अंतर्गत, और उसमें सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, तो फिर जुर्माना कितना लगेगा? अधिनियम है, उसके अंतर्गत बनाएगी नियम, उपनियम, आदेश, कोई उपबंध है, उसके उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान नहीं है, तो कितना जुर्माना लगेगा? तो ये ध्यान रखना, 2,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इस प्रश्न को ध्यान रखना, ठीक है। बढ़े आगे। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अब की बार ध्यान रखना, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें लिखा है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगरपालिका द्वारा नामित कोई भी अधिकारी किसी भी भवन या भूमि में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच प्रवेश कर सकेगा। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच प्रवेश कर सकेगा। इसके लिए अधिभोगी को 48 घंटे पहले नोटिस नहीं, 24 घंटे। कितने घंटे पहले? जो वहां पर रह रहा है भूमि या भवन में, तो उस भवन या भूमि के जो उपयोग करता है उसको 24 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा, अनिवार्य रूप से। फिर है कि मानव आवास के रूप में उपयोग में लिए जाने वाले भवनों के मामलों में अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का ध्यान रखा जाएगा। तो पहला सही है, तीसरा सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो बी सही नहीं है, यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा, बी सही नहीं है। ठीक है, 24 घंटे होगा, बस माइनर चेंज होता है प्रश्न के अंदर, और उससे अपन क्या है, अलग हो जाते हैं बाकियों से, ध्यान देते नहीं हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत निवारक निरीक्षण का उल्लेख किया गया है? तो निवारक निरीक्षण की अगर बात करें, तो ये कोई भी व्यक्ति है, भूमि के अधिनियम, भूमि पर रह रहा है, तो अगर वो किसी नियमों का, जो आरएमए एक्ट है उसका उल्लंघन करता है, तो नगरपालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या कोई स्वास्थ्य अधिकारी बिना नोटिस वहां पर प्रवेश कर सकते हैं, और ऐसा उल्लेखित है धारा 293 में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए निरीक्षण या तलाशी के उद्देश्य के लिए दरवाजे, फाटक आदि खुलवाया जा सकता है? तो यहां पर देखिए, किस धारा के तहत प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए निरीक्षण या तलाशी के लिए किसी दरवाजे या फाटक आदि को खुलवाया जा सकता है? तो प्रवेश करने की शक्ति का उल्लेख बात कर रहे हैं, प्रवेश करने की शक्ति, प्रवेश करने की शक्ति की बात कर रहे हैं। प्रवेश करने की शक्ति का उल्लेख कौन सी धारा में है? 294 में। देखो पिछली बार क्या था, 293 था, जिसमें निवारक निरीक्षण का उल्लेख है, यानी कि निरीक्षण कर सकता है। और यहाँ पर है कि दरवाजा या बंद है तो उसको खोलने के लिए जो शक्ति प्रदान की गई है वो 294 में है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 35 में। देखिए कि कौन सा सही है। राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 की धारा 295 के तहत कतिपय मामलों में प्रतिकार की अवधारणा का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। संबंधित व्यक्ति पक्षकार सिविल न्यायालय में वाद ला सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, 295 में उल्लेखित है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 35 में। 35 में कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, दो प्रश्न एक साथ करेंगे, ठीक है। किसी भूमि के संबंध में प्रतिकार का दावा किस नियम के अनुसरण में किया जाएगा? तो प्रतिकार का जो दावा है किसी भूमि के संबंध में, तो वो भूमि अर्जन नियम 1894 के तहत होगा। इसके तहत भूमि अर्जन नियम 1894 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि किस धारा में, धाराएं पूछी जा रही है इस टेस्ट में ज्यादातर,
कि आपको अंदाजा तो लगे कि धाराएं भी पूछी जाती है। खर्चे या व्यय अवधारित वसूल किए जाने की रीति का उल्लेख है, यानी कि किस रीति से व्यय वसूल किए जाएंगे, खर्चे वसूल किए जाएंगे, तो उसका उल्लेख किस प्रक्रिया से वसूल किए जाएंगे उसका उल्लेख है किस धारा में, ये आपको बताना है। तो यदि कोई विवाद ऐसे किसी खर्चे के कारण किसी व्यय के संबंध में हो जाए तो नगर पालिका द्वारा राशि निश्चित की जाएगी और जैसे कर वसूले जाते हैं ना, उसी तरीके से वो राशि वसूल की जाएगी और इसका उल्लेख है धारा 296 में। कौन सी में है? धारा 296 में ये उल्लेखित है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की किस धारा में राज्य नगर पालिका संघ के गठन और उसके कृत्यों का उल्लेख है? राज्य नगर पालिका संघ का गठन और उसका कृत्य। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखना। राज्य नगर पालिका संघ का गठन और कृत्यों का उल्लेख है 297 में। इसमें 297 में उल्लेखित है। और इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और ये लीजिए, अब करेंगे दोनों प्रश्न एक साथ। दोनों ही दिखाई दे रहे हैं प्रश्न, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखिए, अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो दोनों का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कर लीजिए फटाफट से। आपको बेनिफिट ही होने वाला, वहां पर कोई लॉस नहीं होने वाला आपको। ठीक है। धारा 297 के अनुसार, 297 में क्या है? राज्य नगर पालिका संघ का गठन और उसके कर्तव्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति संघ में प्रतिनिधित्व करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह किसी नगर पालिका का क्या नहीं हो? अध्यक्ष नहीं हो। ए ऑप्शन। नगर पालिका संघ में प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या शर्त रखी गई है कि वो नगर किसी भी नगर पालिका का हो चाहे, लेकिन क्या होना चाहिए? अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष नहीं है तो वो प्रतिनिधित्व करने के लिए पात्र नहीं होगा। और अब देखिए अंतिम प्रश्न 297 के अनुसार ऐसा कोई संघ तब तक गठित नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य में या राज्य की नगर पालिकाओं के कितने सदस्य बनने के आशय के संकल्प पृथक पृथक रूप से पारित नहीं कर दे। कोई संघ तब तक गठित नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य की नगर पालिकाओं की आधे से अधिक सदस्य बनने के अपने आशय के संकल्प पत्र पृथक पृथक पारित नहीं करते। तो कितने से अधिक? आधे से अधिक। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट। ये था आज का मॉडल पेपर। उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और आपने इस टेस्ट पेपर को एंजॉय किया होगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपके सामने है, यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कुछ भी आपको मेहनत पसंद आई हो मेरी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हैव ए नाइस डे। और आप रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट।